तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी की। और इसके अंदर हमने 60 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं को हमने इसके अंदर लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसको साथ में आप रिवाइज भी करते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली क्या है कि उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है बाल विकास और शिक्षा पद्धति यानी कि सीडीपी से संबंधित 60 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम लेंगे, जो कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहूँगा मैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो इसके अंदर लिया है वो है विकास शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपका है वो है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा है शारीरिक वृद्धि केवल और चौथा है आनुवांशिक पहलू केवल। तो इसका जो है राइट आंसर विकास शब्द का जो अर्थ है मनोविज्ञान के अनुसार वो यहाँ पे आपका दिखाता है गुणात्मक परिवर्तन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी रहेगा, गुणात्मक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो एरिक्सन के बारे में है। एरिक्सन का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में है, उसके चरण के बारे में है। तो इसमें एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों में से कौन सा चरण नहीं है। तो सबसे पहले आपका विश्वास बनाम अस्वार्थता, दूसरा ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, और तीसरा ऑप्शन है निकटता बनाम एकांकीपन, और चौथा ऑप्शन है स्वायत्तता बनाम सामूहिकता। तो एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक विकास के चरण हैं उनमें से इसमें पूछा गया कि कौन सा चरण उससे संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन आएगा विश्वास और अस्वार्थता उसमें रहता है, उसके चरणों में रहता है। मनोवैज्ञानिक विकास के चरण के अंदर आता है एरिक्सन के। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व भी ये उसके चरण का पार्ट है। उसके साथ निकटता बनाम एकांकीपन भी उसका जो है पार्ट है। लेकिन इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा स्वायत्तता बनाम सामूहिकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम वैसे रहने वाला है। एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं, चरण हैं, उनके अंदर इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पियाजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है, उससे लिया है। तो इसके अंदर क्या है कि पियाजे के अनुसार ठोस कार्यात्मक सोच का चरण किस आयु समूह में आता है। तो इसमें क्या है कि ए ऑप्शन हमारा 2 से 7 वर्ष, बी ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, और सी ऑप्शन 11 से 15 वर्ष, और डी ऑप्शन 15 से 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पियाजे के जितने भी ये जो आपके आयु के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो हर बार एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो ये चारों जो आपके 2 से 7 वर्ष का कोई क्वेश्चन हो सकता है, 7 से 11 वर्ष का कोई क्वेश्चन हो सकता है, 11 से 15 वर्ष का हो सकता है, और 15 से 18 वर्ष के क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है पियाजे की जो है सभी स्टेजेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप इजीली क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो इसमें जो पूछा गया है वो है ठोस कार्यात्मक सोच का चरण जो है वो कौन सा माना गया है। तो पहला ऑप्शन 2 से 7 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 7 से 11 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन 11 से 15 वर्ष है, और डी ऑप्शन हमारा 15 से 18 वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 7 से 11 वर्ष आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लिए जो रहने वाला है सीटेट दिसंबर 2024 के वे से, तो वो है हमारा दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता अर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सबसे पहले सामाजिकीकरण, दूसरा सांस्कृतिक निर्माण, तीसरा परस्पर क्रिया, और चौथा व्यक्तिगतकरण। तो इसका जो है सिंपल सा आंसर है, ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और ये अब के लिए भी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरों से बातचीत करने की क्षमता जो अर्जित करने की प्रक्रिया है उसको सामाजिककरण बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ के अंदर क्या है कि शिक्षा में प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट हमारा है अंतिम मूल्यांकन, और सेकंड है सतत निगरानी, और सी है हमारा मानकीकृत परीक्षण, और डी है हमारा संचित परिणाम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सतत निगरानी। तो शिक्षा में प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, सतत निगरानी करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम वे से, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करते चलेंगे। तो इसमें क्या है, एक बच्चे
में के क्या है कि विशेष व्यवहार जैसे ध्यान भटकना और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना निम्नलिखित में से किसका संकेत हो सकता है? फर्स्ट हमारा चिंता विकार, दूसरा हमारा ध्यान हाइपर एक्टिविटी विकार जिसे ADHD बोलते हैं, और तीसरा हमारा अवसाद, और चौथा हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ध्यान हाइपर एक्टिविटी विकार। सो एक बच्चे के विशेष व्यवहार जैसे कि ध्यान भटकना और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना निम्नलिखित में से किसका संकेत हो सकता है? तो वो है ध्यान हाइपर एक्टिविटी विकार, ADHD। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है? बहुविध बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? ए ऑप्शन प्याजे, बी वाइगोस्की, सी गार्डनर और डी स्किनर। तो बहुविधि आपको पता ही है, बहुविध बुद्धिमत्ता है उसकी अवधारणा जो है वो गार्डनर के द्वारा दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, गार्डनर इसका जो है राइट आंसर आएगा। रिवीजन साथ में करते चलें, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो रिवीजन में इसमें से आपको सभी जो है आंसर हो सकता है आते मिले। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़े, रिवाइज करते चले हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ रहता है? सो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन बच्चे की स्वतंत्रता सीखने की क्षमता, दूसरा है उस अंतराल को जो एक शिक्षार्थी बिना मदद और मदद के साथ कर सकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या है? सबसे अच्छी सीखने की वातावरण, और चौथा ऑप्शन है हमारा समूह सीखने की स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है बी रहेगा। बी कौन सा है? तो बी के अंदर दिया है उस अंतराल को जो एक शिक्षार्थी बिना मदद और मदद के साथ कर सकता है। तो इसमें जो है राइट आंसर रहेगा ये हमारा रहेगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसके अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा अंतर्निहित प्रेरणा का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें शिक्षा से प्रशंसा, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है समस्या को हल करने में व्यक्तिगत संतोष, और चौथा ऑप्शन है सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो आएगा सी, समस्या को हल करने में व्यक्तिगत संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है अटैचमेंट सिद्धांत को किसने विकसित किया है? सो अटैचमेंट सिद्धांत के बारे में भी जो है क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है एरिक्सन, बी ऑप्शन है बाउलबी, और सी ऑप्शन है स्किनर, और डी ऑप्शन है बंडूरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आएगा बाउलबी। सो राइट आंसर अटैचमेंट जो सिद्धांत है, अटैचमेंट जो थ्योरीज है वो बाउलबी के द्वारा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है पूर्व प्रक्रियात्मक जो चरण होता है बच्चे का, तो उसमें बच्चे के लिए कौन सी विशेषता इसके अंदर नहीं रहती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा तार्किक तर्क, दूसरा आत्म केंद्रितता, तीसरा सी जो हमारा द्रव का संरक्षण, और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट सोच। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा राइट आंसर आएगा तार्किक तर्क। तो पूर्व प्रक्रियात्मक जो चरण होता है उसके अंदर बच्चे के लिए ये विशेषता नहीं रहती है, तार्किक तर्क करने की क्षमता उसके अंदर नहीं विकसित हो पाती है। आत्म केंद्रितता रहती है, द्रव का संरक्षण रहता है, एब्स्ट्रैक्ट सोच रहती है, लेकिन तार्किक तर्क की क्षमता जो है उसके अंदर या विशेषता जो है उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है पूर्व प्रक्रियात्मक चरण के अंदर। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर जिनको बहुविध बुद्धिमत्ता के बारे में जाना जाता है, तो इनके बारे में क्वेश्चन इसके अंदर लिया गया है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है बुद्धिमत्ता के कितने प्रकार उन्होंने माने हैं? तो उन्होंने ए ऑप्शन 3 प्रकार की बुद्धिमत्ता, बी ऑप्शन 10 प्रकार की बुद्धिमत्ता, सी ऑप्शन 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता, और डी ऑप्शन 2 प्रकार की बुद्धिमत्ता। तो उनका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता का जिक्र किया, तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम वे से सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, वो है हमारा छात्र की प्रगति के समय के साथ मापने वाले मूल्यांकन का प्रकार क्या है? ए है समापन, बी प्रारूपिक, सी निदानात्मक, और डी मानकीकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रारूपिक। छात्र की प्रगति के समय के साथ मापने वाले मूल्यांकन का प्रकार क्या रहेगा? प्रारूपिक रहता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन। सो 14 क्वेश्चंस के अंदर क्या है? जो शैक्षिक शैली श्रवण और प्रयोग से सीखने में मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट है दृश्य, बी श्रव्य, सी काइनेस्टेटिक, और बी वर्बल। सो इसका जो राइट आंसर है वो
काइनेस्थेटिक आएगा। जो शैक्षिक शैली श्रवण और प्रयोग से सीखने में मदद करती है उसे काइनेस्थेटिक क्या है कि बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? शिक्षकों के पास विभिन्न संज्ञानात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर अध्यापन की विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण होती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी ऑप्शन निर्माणवाद, सी ऑप्शन विभेदित पढ़ाई और डी ऑप्शन व्यवहारवाद। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा विभेदित पढ़ाई। तो शिक्षकों के पास विभिन्न संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अध्यापन की विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण होता है, उसे विभेदित पढ़ाई जो है बोला जाता है। तो ये पेडागोजी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माणवादी जो कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो फर्स्ट है ज्ञान को सीधे संप्रेषित करना, बी शिक्षण अनुभवों को सुविधाजनक बनाना, सी ऑप्शन छात्रों का मानकीकृत परीक्षण करना और डी ऑप्शन हमारा है छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो आएगा शिक्षण अनुभवों को सुविधाजनक बनाना, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है वाइगोत्स्की के बारे में। सो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के क्या है कि जो जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इससे जो है बहुत बार जो है ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर बार जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग को आप बिल्कुल ध्यान से करके चले, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे ध्यान से करते चले। हमने उसमें से एक क्वेश्चन उठाया है, तो उसके अंदर क्या है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो इसके अंदर क्या है कि सीखने में भौतिक समर्थन, बी ऑप्शन शिक्षक या सहपाठी द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन, सी ऑप्शन मानसिक ढांचों का निर्माण और डी ऑप्शन छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा शिक्षक या सहपाठी द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन। तो इसका राइट आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग का जो अर्थ रहता है वाइगोत्स्की के अनुसार वो रहता है शिक्षक या सहपाठी द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो मास्लो के सिद्धांत के बारे में है। तो मास्लो का जो सिद्धांत रहता है वो क्या कहता है? मास्लो के जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है ये सुझाव देता है कि किसके बारे में देता है सुझाव? तो सामाजिक आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को से पहले क्या है कि पूरी होनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। दूसरा ऑप्शन आधारभूत आवश्यकताएं उच्च स्तरीय आवश्यकताओं से पहले पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन स्वयं पूर्णता शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? चौथा ऑप्शन है हमारे पास केवल शारीरिक आवश्यकताएं सीखने में मायने रखती है। तो जो ये आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत है मास्लो का वो किसके बारे में जिक्र करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आधारभूत आवश्यकताएं जो है वो उस स्तरीय आवश्यकताओं से पहले पूरी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा रहेगा आधारभूत आवश्यकताएं उच्च स्तरीय आवश्यकताओं से पहले पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकनात्मक सीखना, दूसरा अनुभवात्मक शिक्षण और तीसरा है व्यवहारवाद और चौथा है निर्माणवाद। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा व्यवहारवाद। शैक्षणिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका रहेगा व्यवहारवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? जो व्यक्ति मानता है कि वह अपने जीवन की घटनाओं के परिणाम के प्रभाव जो है डाल सकता है उसे क्या कहा जाता है? सो फर्स्ट है बाह्य नियंत्रण, बी है आंतरिक नियंत्रण, सी है स्थिति जागरूकता और डी है अनुपस्थितता। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आंतरिक नियंत्रण। मतलब कि जो व्यक्ति मानता है कि वह अपने जीवन में घटनाओं के परिणाम पर प्रभाव डाल सकता है तो वो आंतरिक नियंत्रण के तरीके से सोचता है। तो वो इसका जो राइट आंसर है वो कहा जाएगा आंतरिक नियंत्रण। उसके बाद नेक्स्ट किशोर अवस्था एडोलसेंस के बारे में हमने क्वेश्चन लिया है। तो किशोर अवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये पूछा गया है। इससे ये भी पूछ सकते हैं कि किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, या फिर किशोर अवस्था की 2-3 जो विशेषताएं हैं उनको साथ में देके लास्ट में आपको उपरोक्त सभी मिल सकता है कि तीनों सही हैं। तो इस तरीके किशोर अवस्था से एडोलसेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें पूछा गया है किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है पहचान की खोज, दूसरा है भावनात्मक अस्थिरता, तीसरी है तर्क की कमी और चौथी है स्वतंत्रता में कमी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा पहचान की खोज। तो किशोर अवस्था की ये महत्वपूर्ण क्या है कि विशेषता रहती है जिसमें वो पहचान की खोज जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहेगी। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कॉग्निटिव ओवरलोड का क्या अर्थ रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, पहले भी काफ़ी बार आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है इसमें। तो कॉग्निटिव जो ओवरलोड रहता है उसका क्या अर्थ रहता है, एक समय में मस्तिष्क के लिए अधिक जानकारी, बी ऑप्शन सीखने के लिए आवश्यक जानकारी की कमी, सी ऑप्शन सीखने में भावनात्मक कठिनाइयाँ, और डी ऑप्शन सामाजिक विकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा एक समय में मस्तिष्क के लिए अधिक जानकारी। तो कॉग्निटिव ओवरलोड का अर्थ क्या रहता है, एक समय में मस्तिष्क के लिए अधिक जानकारी, मतलब कि उसको मस्तिष्क के ऊपर ज़्यादा जो है एक तरीके से लोड जो है डाल दिया जाए, तो उसे कॉग्निटिव ओवरलोड का जो है कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाएगा। जब एक समय मस्तिष्क के लिए अधिक जानकारी दे दी जाए या डाल दी जाए उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे कॉग्निटिव ओवरलोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या रहता है। फर्स्ट हमारा विकलांगता वाले छात्रों को अलग करना। ये समावेशी शिक्षा का जो क्वेश्चन है पीछे भी 2-3 बार जो है रिपीट हो चुका है, मतलब लास्ट का जो ही एग्ज़ाम हुआ है 6 महीने पहले, तो उसमें भी जो है ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। सो इसमें समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे करते चलें। इसमें विकलांगता वाले छात्रों को अलग करना ऑप्शन रहेगा दूसरा, सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना, और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम को सरल बनाना। तो इसके लिए है सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो ये जो है समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य जो है रहता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा प्रारंभिक बाल शिक्षा में खेल एक महत्वपूर्ण लाभ, खेल का जो एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है यह बच्चों को सीखने से विचलित करता है, यह सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, और यह मूल्यांकन का एक वैध रूप नहीं है, और चौथा ऑप्शन है यह कड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो समझ में आ ही रहा है आपको कि जो खेल होते हैं शिक्षा के अंदर, जब खेलों को इंक्लूड किया जाता है तो वो सामाजिक भावनात्मक और क्या है कि संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि तीनों ही चीज़ बढ़ती हैं, सामाजिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक स्किल जो है वो तीनों ही बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसके अंदर हमारा रहेगा बच्चों को मानकीकृत परीक्षण के लिए तैयार करना, बी बच्चों को समग्र विकास बढ़ाना, सी ऑप्शन केवल स्मृति आधारित सीखने पर जोर देना, और डी ऑप्शन केवल संज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों का समग्र विकास बढ़ाना। तो प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य रहता है बच्चों का समग्र विकास बढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में विकलांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं का अधिकार जो कानून देता है वह है। तो अमेरिका के यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया इसमें, अमेरिका के अंदर क्या है कि विकलांगता वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा सेवाओं का अधिकार जो कानून देता है उस कानून का नाम पूछा यहाँ पे गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, उसके बाद अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके बाद इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जिसको आइडिया बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है पुनर्वास अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है आइडिया इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 27वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो है जिक्र किया गया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जानकारी को याद करने की क्षमता, बी ऑप्शन है भावना को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, सी ऑप्शन है आईक्यू परीक्षण द्वारा मापी गई बुद्धिमत्ता, और डी ऑप्शन है तार्किक तर्क कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नात्मक सोच को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो वो है एक ही सही समाधान खोजना, उसके बाद कई विचारों या समाधानों का उत्पन्न करना, उसके बाद तथ्यों का यांत्रिक स्मृति, और चौथा ऑप्शन है स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा कई विचारों या समाधानों का क्या है कि उत्पन्न करना। वो विभिन्नात्मक सोच को निम्नलिखित में से क्या है कि वर्णित किया जा सकता है। विभिन्नात्मक सोच को दिखाता है कई विचारों या समाधानों को उत्पन्न करना। उसके बाद मोंटेसरी विधि के बारे में भी जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मोंटेसरी विधि जो है वो किस पर जोर देती है। तो मोंटेसरी विधि के अंदर क्या है हमारा
कठोर संरचना और सीधे निर्देश, उसके बाद तैयार वातावरण में बच्चे नेतृत्व करने वाला शिक्षण, उसके बाद समूह आधारित शिक्षण केवल, उसके बाद मानकीकृत परीक्षण प्रथाओं का विकास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तैयार वातावरण में बच्चों का नेतृत्व वाला शिक्षण। मोंटेसरी विधि के अंदर क्या है कि इसके ऊपर जोर दिया जाता है। उसके बाद 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संज्ञानात्मक कौशल है? वो है गणित की क्षमता, बी ऑप्शन है भावनात्मक विनियमन, सी ऑप्शन है पढ़ने की समझ और डी ऑप्शन है विज्ञान तर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भावनात्मक विनियमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है परिवर्तनशील शिक्षा का लक्ष्य क्या रहता है? सो इसमें फर्स्ट है हमारा अभ्यस्त जानकारी को याद करना, उसके बाद दृष्टिकोण को बदलना, उसके बाद स्पष्टता के साथ समझ हासिल करना और उसके बाद स्थिति को जस की तस बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दृष्टिकोण को बदलना। तो परिवर्तनशील शिक्षा का जो लक्ष्य रहता है वो है दृष्टिकोण को बदलना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा मूल्यांकन के एक प्रारूपिक उपकरण का उदाहरण क्या रहता है? सो वो है मध्यावधि परीक्षा, बी ऑप्शन है अंतिम परीक्षा, सी ऑप्शन है पोर्टफोलियो और डी ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पोर्टफोलियो। सो मूल्यांकन में एक प्रारूपिक उपकरण का उदाहरण क्या रहता है? पोर्टफोलियो इसका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निर्माणवाद के बारे में। तो निर्माणवाद का क्या अर्थ रहता है ये पूछा गया है। तो इसमें शिक्षार्थी जो है अपने अनुभवों और माध्यमों से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। उसके बाद शिक्षण केवल शिक्षक प्रवृत्त है और उसके बाद सी ऑप्शन है सीखना केवल अलगाव में होता है और डी ऑप्शन ज्ञान को नकारात्मक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षार्थी जो है अपने अनुभवों के माध्यम से समझ का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्माणवाद बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक भावनात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? तो इसमें गणित की समस्या को हल करना, उसके बाद अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, सी ऑप्शन है पढ़ने की समझ और डी ऑप्शन है तथ्यों की क्या है कि याददाश्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपनी और दूसरी की भावनाओं को पहचानना। सामाजिक भावनात्मक कौशल का एक उदाहरण ये यहाँ पे क्या है कि बोला इसको जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपनी और दूसरों की भावना को पहचानना। उसके बाद 35वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे 35th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कक्षा में प्रभावी शिक्षक छात्र संबंध का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? नियमों में निश्चित पालन, उसके बाद अपनी सम्मान और समझ, उसके बाद आपसी सम्मान और समझ, उसके बाद सख्त अनुशासनात्मक प्रथाएं और डी ऑप्शन है उदासीनता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपसी सम्मान और समझ। तो कक्षा में प्रभावी शिक्षक छात्र संबंध का निर्माण कब होता है? जब शिक्षक और छात्रों के बीच में आपसी सम्मान और समझ की भावना रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। उसके बाद 36th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न पूछने पर आधारित शिक्षा को वे कैसे मानते हैं? फर्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, दूसरा है याद करने की रणनीति, तीसरा है सक्रिय गतिविधियां और खोज, चौथा है निष्क्रिय अनुपालन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सक्रिय गतिविधियां और खोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है नकारात्मक प्रतिरोध का परिणाम क्या होता है? एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से करते चलें इसके अंदर। तो इसमें नकारात्मक प्रतिरोध का परिणाम क्या हो सकता है? तो वो है यह अवांछित व्यवहार को बढ़ाता है, यह अवांछित व्यवहार को कम करता है, उसके बाद यह व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसके बाद यह सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। तो यह अवांछित व्यवहार को कम करता है, इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो नकारात्मक प्रतिरोध का जो परिणाम रहता है वो क्या रहता है? यह अवांछित व्यवहार को क्या करता है? कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति बच्चों के पूर्वजों और संस्कृतियों को समझने पर जोर देती है? तो फर्स्ट जो है वो मानकीकृत क्या है हमारा मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण, तीसरा है सख्त अनुशासनात्मक मॉडल और उसके बाद डी है एक रूपता में पढ़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है 38 का वो रहेगा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण। तो ये जो है ये पद्धति जो है इससे बच्चों के पूर्वजों और संस्कृतियों को समझने पर जोर जो है ये देती है सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है व्यवहार संशोधन तकनीकों का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसमें खराब व्यवहारों को नजरअंदाज करना, बी ऑप्शन अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करना, सी ऑप्शन केवल शैक्षणिक
पर क्या है कि ध्यान केंद्रित करना, और डी ऑप्शन सामाजिक इंटरेक्शन को हतोत्साहित करना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनवांछनीय व्यवहार को संशोधित करना। व्यवहार संशोधन तकनीकों का उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, एक सक्षम शिक्षार्थी की विशेषता होती है। तो कौन सी विशेषता हो सकती है एक सक्षम शिक्षार्थी की? बाहरी मान्यता पर निर्भरता, अनुकूलन और चुनौतियों को पार करने की क्षमता, उसके बाद प्रेरणा की कमी, और उसके बाद जोखिमों से बचना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुकूलन और चुनौतियों को पार करने की क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो 41 के अंदर क्या है, एक छात्र की कला में विशेषताएं हैं लेकिन क्या है, शैक्षणिक में संघर्ष कर रहा है वो, तो इस स्थिति का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इनको इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार जो है रिवीजन करें उसका, ताकि आप उसको क्या है कि गलत करने से बच सकें। तो इसके अंदर पूछा गया है, एक छात्र की कला में विशेषताएं हैं लेकिन शैक्षणिक में संघर्ष वो कर रहा है, तो इस स्थिति का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को असफल के रूप में लेबल करना, उसके बाद विभेदित पढ़ाई पर लागू करना, उसके बाद शैक्षणिक संघर्ष को नज़रअंदाज करना, उसके बाद शैक्षणिक कौशल पर कड़ा ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा विभेदित पढ़ाई को लागू करना। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, विभेदित पढ़ाई को लागू करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा, छिपा हुआ पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शैक्षणिक सामग्री, उसके बाद स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से सीखे जाने वाले सामाजिक मानदंड और मूल्य, उसके बाद आधिकारिक पाठ्यक्रम निर्देश, उसके बाद सहभाषण गतिविधियाँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कूल में अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाने वाले सामाजिक मानदंड और मूल्य। तो इसका भी जो है राइट आंसर रहेगा, ये हमारा छिपा हुआ पाठ्यक्रम को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, शिक्षकों द्वारा भावनात्मक संरचना का क्या अर्थ रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करना, बी ऑप्शन है सहायक फीडबैक प्रदान करना, सी ऑप्शन है भावनात्मक अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है सख्त अनुशासन लागू करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 43 का सहायक फीडबैक जो है प्रदान करना। शिक्षकों के भावनात्मक संरचना का जो है अर्थ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44। तो वो है हमारा कक्षा में व्यवहारिक अपेक्षाओं को, तो इसमें अस्पष्ट और स्पष्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से संवादित और सुसंगत होना चाहिए। उसके बाद चर्चा करने के साथ थोपना, उसके बाद केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अच्छी तरह से संवादित और सुसंगत जो है उनको होना चाहिए व्यवहारिक अपेक्षाओं को। उसके बाद 45वां क्वेश्चन। तो 45वां क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है, तो उसके अंदर है एग्जाम वे से। तो इसमें क्या है कि एक शिक्षक खेलों को उपयोग करके गणित पढ़ा रहा है, तो यह किसका उदाहरण हो सकता है? वो है याद करने की शिक्षा, उसके बाद सक्रिय शिक्षा, उसके बाद निष्क्रिय शिक्षा, उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सक्रिय शिक्षा। तो एक शिक्षक जो है खेलों के उपयोग करके गणित जो है पढ़ा रहा है, खेल में गणित को पढ़ा रहा है, तो यह हमारा सक्रिय शिक्षा को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सक्रिय शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक पोषित वातावरण में बच्चा क्या करता है? तो प्रेरणा की कमी, उसके बाद उच्च आत्मसम्मान और लचीलापन प्रदर्शित करना, उसके बाद सहपाठियों के प्रति आक्रामक होना, और उसके बाद अध्ययन की कठिनाइयों को प्रदर्शित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उच्च आत्मसम्मान और लचीलापन प्रदर्शित करना। तो एक पोषित वातावरण के अंदर बच्चा क्या है कि उच्च आत्मसम्मान और लचीलापन जो है उसके अंदर दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है मेटाकोग्निशन। ये बहुत बार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप दोहराएं उसका रिवीजन करें। सो मेटाकोग्निशन को बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ क्या होती हैं? फर्स्ट है छात्र की राय को नज़रअंदाज करना, उसके बाद सोचने के लिए अपने सोचने के तरीकों में बारे में सिखाना, उसके बाद केवल तथ्यात्मक सीखने पर ध्यान देना, और उसके बाद कड़ी पाठ योजना प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सोचने के लिए अपने सोचने के तरीकों के बारे में सिखाना।
तो ये रहेगा मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक छात्र की सीखने की अक्षमता को निम्नलिखित में से किसका इसके ऊपर जो है असर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार का माहौल, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी ऑप्शन है शिक्षक की अपेक्षाएं और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका तो राइट आंसर सबको पता ही है, यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि एक छात्र के सीखने की क्षमता पर ये सारी चीज़ें ही क्या है कि प्रभाव डालती हैं। इसमें परिवार का माहौल भी आता है, इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति भी आती है, इसमें शिक्षक की अपेक्षाएँ भी आती है और इसमें उपरोक्त सभी जो ये तीनों ही जब आएंगी तो उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 49। तो 49 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, बच्चों में मोटर कौशल का जो विकास है, डेवलपमेंट होगी, तो इसके अंदर कौशल की मोटर स्किल की, तो उसका वो किस तरीके से प्रभावित होगा। तो केवल इसके निर्देश के द्वारा, इसमें शारीरिक गतिविधि और खेल, केवल कक्षाएं और ये दृश्य सहायता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शारीरिक गतिविधि और खेल के द्वारा जो है मोटर स्किल को डेवलप किया जा सकता है किसी भी बच्चे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो वो है एक शिक्षक जो है वो किस प्रकार छात्रों के विकासात्मक मनोवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। सो फर्स्ट इसमें ऑप्शन रहेगा स्थिर क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बी ऑप्शन परिणाम की बजाय प्रयास की प्रशंसा करना, सी ऑप्शन विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना और डी ऑप्शन उच्च दांव वाले परीक्षणों पर जोर देना। तो यहाँ पे परिणाम की बजाय प्रयास की जो है प्रशंसा जो है एक किसी भी टीचर को जो है छात्र की करनी चाहिए, जो विकासात्मक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कौन सा सीखने का सिद्धांत जो है सामाजिक इंटरेक्शन की भूमिका पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मकता, सी ऑप्शन है निर्माणवाद और डी ऑप्शन है मानववाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निर्माणवाद। तो निर्माणवाद क्या है कि निर्माणवाद के अंदर क्या रहता है, सीखने का सिद्धांत इस तरीके का सिद्धांत है ये जिसके अंदर सामाजिक इंटरेक्शन की भूमिका पर इसमें जोर दिया जाता है। तो निर्माणवाद के अंदर क्या है कि सामाजिक इंटरेक्शन पर जोर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम के बारे में है, ब्लूम टैक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो करें, क्योंकि यहाँ से भी वो जो बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन है पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के तहत जो है संज्ञानात्मक डोमेन में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो फर्स्ट है याद करना, बी है विश्लेषण करना, सी है निर्माण करना और चौथा है अनुशासन लागू करना। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर अनुशासन लागू करना ये नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें आती है, याद करना भी आता है, विश्लेषण करना भी आता है और निर्माण करना भी आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुशासन लागू करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का एक ऐसा वातावरण जो जोखिम लेने को प्रोत्साहित करता है, इसकी क्या संभावना रहती है। तो इसमें रचनात्मकता को दबाना, उसका नवाचार और सीखने को बढ़ावा देना, उसका अव्यवस्थित व्यवहार को जन्म देना, उसके परिणाम। तो इसमें जो है क्या पूछा गया है, कक्षा का एक ऐसा वातावरण जो जोखिम लेने को प्रोत्साहित करता है, सबसे अधिक संभावना किसकी रहती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, उसके बाद नवाचार और सीखने को बढ़ावा देना, उसके बाद अव्यवस्थित व्यवहार को जन्म देना और उसके बाद परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा नवाचार और सीखने को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या है कि कक्षा का एक ऐसा वातावरण जिसमें जोखिम लेने की प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये नवाचार और सीखने को बढ़ावा देगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को एक सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ काम करने में मदद करती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा व्यक्तिगत शिक्षा, दूसरा सहयोगात्मक शिक्षा और तीसरा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा और चौथा है निष्क्रिय शिक्षा। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है बी ऑप्शन आएगा सहयोगात्मक शिक्षा। उसके बाद 55वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें क्या है कि कक्षा के व्यवहार को प्रबंधित करने में मदद करने वाली तकनीक क्या है। तो यहाँ पे व्यवधानों की अनदेखी करना, उसके बाद स्पष्ट और सुसंगत नियमों का उपयोग करना और उसके बाद कठोर अनुशासनात्मक जो है अनुशासन लागू करना और उसके बाद केवल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पष्ट और सुसंगत नियमों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कक्षा में सक्रिय सुनने का क्या अर्थ रहता है। तो दूसरों
के बोलते समय खुद को विचलित करना, उसके बाद दूसरों के द्वारा कहे गए विचारों को सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, उसके बाद दूसरों पर बोलना और उसके बाद केवल सुनना, न कि प्रतिक्रिया यहाँ पे आएगा प्रतिक्रिया करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरों के द्वारा कहे गए विचारों को अच्छे तरीके से सुनना और सोच समझकर उसकी जो है प्रतिक्रिया देना। तो ये है सक्रिय सुनना का जो है अर्थ रहेगा। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, सामाजिक सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या सुझाव देता है कि लोग कैसे सीखते हैं। तो इसमें दूसरों के अवलोकन का अनुकरण करके, उसके बाद याद करने रखने की तकनीक, उसके बाद केवल सीधे निर्देश द्वारा, उसके बाद सामाजिक इंटरेक्शन से बचकर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा दूसरों का अवलोकन और अनुकरण करके। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत हमें बताता है कि जो लोग जो है किस तरीके से सीखते हैं, तो वो दूसरों का अवलोकन और अनुकरण करके जो है सीखते हैं। उसके बाद 58 क्वेश्चन वो है हमारा संज्ञानात्मक तनाव का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करने के बाद संतोष की भावना, उसके बाद विरोधाभासी मान्यताओं के धारण करने पर मानसिक असुविधा और उसके बाद अवधारणाओं के स्पष्ट समझ और उसके बाद सीखने की खुशी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, विरोधाभासी मान्यताओं को धारण करने की मानसिक जो है असुविधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर। तो छात्र की प्रेरणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट है शिक्षक का व्यवहार और कक्षा का माहौल, बी है केवल पाठ्यक्रम, सी है केवल सहपाठियों का दबाव और डी है यादृच्छिक कारक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 59 का जो है यादृच्छिक, इसके अंदर यादृच्छिक जो शिक्षक का व्यवहार और कक्षा का माहौल 20 के अंदर आएगा, केवल पाठ्यक्रम भी आएगा और इसमें क्या है कि केवल सहपाठियों का दबाव जो है इसका राइट आंसर जो है। तो छात्र की प्रेरणा को महत्वपूर्ण से किस तरीके प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे ये ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ पे यादृच्छिक कारक के अलावा यहाँ पे आना था उपरोक्त सभी। तो ऊपर के तीनों कारक जो है इसके अंदर आएंगे, तो ये नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे आप, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, मतलब कि शिक्षक का व्यवहार और कक्षा का माहौल भी प्रभावित करता है छात्र की प्रेरणा को, और केवल पाठ्यक्रम भी और केवल सहपाठियों का दबाव भी, मतलब हर चीज़ ये जो है इफेक्ट डालती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद आज का जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम में से, वो क्या है, शिक्षार्थी जो है या फिर विद्यार्थी जो है उसको सीखने की शैली का सबसे अच्छा किस प्रकार समर्थन दिया जा सकता है। तो फर्स्ट है हस्तांतरित शिक्षण रणनीतियाँ, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देश को अनुकूलित करना, सी ऑप्शन है केवल श्रवणात्मक विधियों का उपयोग करना और डी ऑप्शन है सभी को समान कार्य सौंपना। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को क्या करना है, प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देश को अनुकूलित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देश को अनुकूलित करना विद्यार्थियों की सीखने की शैली का सबसे अच्छा जो है समर्थन इसके अंदर करता है। तो ये थे हमारे सीडीपी के सीटेट के लिए, जो सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इनमें से जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट हो चुके हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर सके तो आपके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और एग्ज़ाम के अंदर आप सीडीपी के अंदर 30 में से 30 जो है मार्क्स ईजिली जो है ले सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, दोबारा आप इसको जो है रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो इसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आगे एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोहराएं और सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।